फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार फार्ममैन के लिए जीके जीएस के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इसमें सिर्फ जीके जीएस ही नहीं बल्कि मैंने मैथ के प्रश्नों को भी इंक्लूड किया है। तो उन सारे प्रश्नों को आज हम जो है कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट से काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आपका 23 मार्च से जो एग्जाम डेट आपको फिक्स कर दिया गया है, ये 23 से पहले आपको जो है ये आपको जो है एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करने को जो है ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 23 से आपका जो 23 मार्च से आपका एग्जाम ये आपको कंडक्ट करवाए जाएंगे, जिसमें कि मैंने वीडियो बना दिया है। तो वहां से अगर आप लोग विजिट करना चाहते हो तो विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें आपको सारा कुछ लिखा हुआ है कि कब आपका एग्जाम होगा, कितने फेज में आपका एग्जाम होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और अभी तक जो भी लोग सोए हैं तो अब जग जाइए और अब जो है प्रिपरेशन करना चालू कर दीजिए। और अभी से प्रिपरेशन करते हो तो अच्छी तरीके से आपका जो है ये आपका जो है हर एक सब्जेक्ट पर आपका कमांड हो जाएगा, जितना भी पूछने का लेवल है। और मैंने आपको बहुत सारा कंटेंट भी दिया है, तो प्ले लिस्ट जाकर के विजिट कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो वहां जाइए, आपको सारा कुछ अवेलेबल मिल जाएगा। 2 आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा, तो वहां से जाकर के आप इजी में रीड कर सकते हो। इसके अलावा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक डाल दिया हो, तो वहां से जाकर के आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर इसका आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो वहां से आप लोग जाकर के जुड़ सकते हैं। और वहां पर आपको पीडीएफ भेज दिया जाता है, तो वहां से जाकर के आप लोग रिवीजन आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर भी मैंने कमांड किया, तो वो आपका प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहां से जाकर के भी आप लोग जो है इजी में पढ़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को और चीजों को समझते हैं। तो पहला प्रश्न यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 1 नंबर में पूछा जा रहा है, यदि 10x बराबर 15 हो तो यहाँ पर आपको बताना कि साइन x माइनस कोस x का मान क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि 10x को अगर हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट करते हैं तो 15 बटे आपका 8 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो 10x बराबर 15 बटे यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 10 में क्या होता है कि ये आपका p/b होता है, जो कि लंब बटे आधार होता है। तो हम लोग को यहाँ पर निकालना क्या है, तो h देखिए निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है। ये सभी चीज आपको बेसिक जो पता होना चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको पढ़ाया है, तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या हो जाएगा, तो आपको जैसे कि मान लेते कि आपको कर्ण निकालना है, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 64 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 289 होगा। और 289 का जो आपका वर्गमूल निकल करके आ जाएगा, ये आपका 17 आ जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए PBH आपका निकल के यानी कि परपेंडिकुलर बेस और आपका हाइपोटेनस यहाँ पर आपका निकल चुका। अब हम लोगों को निकालना ही है कि साइन x माइनस कोस x का मान निकालना है कि क्या होगा। तो देखिए साइन x का मान हम लोग कैसे निकालते हैं, तो देखिए साइन x बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो साइन का फॉर्मूला ही होता है लंब बटे कर्ण। तो देखिए लंब आपका यहाँ पर कितना दिया हुआ है, तो लंब यहाँ पर आपको 15 दिया हुआ, तो यहाँ पर आपका 15 हो जाएगा। और कर्ण देखिए कितना दिया हुआ, तो ये आपका 17 निकल करके आया हुआ। माइनस करेंगे, बीच में माइनस हो तो कोस का देखिए मान कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। यहाँ पर आपको आधार देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा सिंपली। और नीचे आपका 17 हो जाएगा, चूंकि आधार बटे कर्ण होता है। एलसीएम लीजिएगा, ये आपका 17 हो जाएगा और 15 में से आपका 8 माइनस हो जाएगा। तो बोलिए 15 में से जब 8 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बटे 17। तो 7 बटे 17 देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ, किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो आपको दिया हुआ, यहाँ पर आपको उल्टा करके दिया हुआ, कितना दिया, 17 बटे 7 दिया, जबकि आपका संभव नहीं है। तो फाइनली आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है x प्लस वाई बराबर 3 दिया हुआ, एक्स वाई बराबर 2 दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यू का मान कितना होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सभी आपका प्रश्न है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं कि ये आपको पूछा जाएगा, इसके बेसिस पर आपको पूछा जाएगा। तो यहाँ पर बताइए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करें तो देखिए यहाँ पर ऐसे अगर आप इसको सेट करके बनाते हैं, अगर फॉर्मूला के बेसिस पर जाते हैं तो काफी लंबा समय चला जाएगा। ऐसा अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है कि एक्स प्लस वाई का मान ऐसा रखिए कि बराबर आपका 3 आ जाए, और उसको गुना करने के बाद एक्स वाई जो आपका गुना में गुना करने के बाद आपका 2 आ जाए। तो ऐसा यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट का यूज करना है। तो देखिए हम लोग इसको सेटिस्फाई करते हैं। अगर हम लोग मान लेते हैं कि अगर x बराबर हमने 1 मान लिया, ठीक है, और y बराबर अगर 2 मान लेते हैं, तो 1 और 2 यहाँ पर आपका ऐड करेंगे तो आपका 3 पुर्जा गई है, तो आपका सेटिस्फाई हो गया। उसी सिमिलरली हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, x y बराबर इस बार क्या हो जाएगा, तो 1 गुना अगर हम लोग मान लेते हैं 2 करते तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2। तो ये भी आपका यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस पर हम लोग पुट कर देते हैं, किस पर, इस पर। यहाँ पर जो आपको पूछा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर और माइनस जो वाई क्यू का मान कितना होगा। तो देखिए एक्स का मान हमने कितना माना है, 1। तो यहाँ पर आपको 1 रखना है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 1 ही होगा, लेकिन पुट करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए y का मान कितना रखना है हमको, तो y का मान 2 रखना है। तो 2 का क्यू करेंगे तो आपका जो है कितना हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 2 का क्यू करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा। फाइनली आपका आंसर -7 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ आपको किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर हम लोग बात करें कि अगर x बराबर हम 2 मान लेते हैं, 2 मान लीजिएगा, अगर मान लेते हैं तो मान लिए, और y का मान अगर 1 मान लेते हैं, तो फिर भी आपका जो आंसर नहीं आएगा, बहुत कम आ जाएगा। क्योंकि 8 में से हम लोगों को कितना माइनस करना पड़ जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस करना पड़ जाएगा, किस में से, 9 में। तो यहाँ पर आपका एक आंसर आएगा। ये देखिए किसी भी ऑप्शन में दिया हुआ नहीं दिया हुआ है। जैसे कि हम लोग गलत पुट करेंगे तो वहाँ पर आपका वैल्यू ही नहीं आएगा। तो आप खुद से भी यहाँ पर जो है इस प्रकार से कर सकते हो। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को देखिए पूछा जा रहा है कि 20 हरा और 15 लाल गेंद एक बर्तन में डाले जाते हैं, एक हरा गेंद को चुनने की संभावना कितनी हो सकती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, बस इसका एकमात्र ट्रिक है कि जो भी घटने वाली संख्या होगा उसको आपको जो बट्टे के नीचे रखना है और जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको यहाँ पर आपको ऊपर रखना है, बस इस पर आपका बन जाएगा। तो फाइनली अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए आपको क्या पूछा जा रहा है कि 20 हरा और 15 कितना है लाल गेंद है। तो देखिए टोटल, और आपको यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रखना, अगर बॉल से रिलेटेड पूछा जाता है या पत्ता से रिलेटेड पूछा जाता है, इस प्रकार से पूछा जाता है, तो वहाँ पर हम लोग कॉम्बिनेशन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं डाइस से रिलेटेड पूछा जाता है, डाइस से रिलेटेड अगर पूछा जाता है तो कुल संभावना बटे हम लोग क्या करते हैं कि नंबर ऑफ, जैसे कि प्रोबेबिलिटी, कुल संभावना बटे नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी जो भी आने वाला रहता है उसको हम लोग ऊपर रखते हैं। तो अगर याद रखिएगा टिकट या पत्ता या फिर आपको गेंद से रिलेटेड अगर प्रश्न पूछा जाता है वहां पर हम लोग कॉम्बिनेशन का प्रयोग करेंगे। कॉम्बिनेशन का प्रयोग क्या है ये हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए जैसे कि मान लेते हैं कि 20 यहाँ पर आपका क्या है हरा गेंद है और यहाँ पर आपका कितना है हरा, चलिए ये आपका ग्रीन हो गया, ग्रीन कितना आपको दिया हुआ यहाँ पर, ये आपका 20 है। वही हम लोग रेड की बात करें तो रेड आपको यहाँ पर कितना दिया हुआ, ये आपका 15 दिया हुआ। अब देखिए टोटल यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ग्रीन प्लस यहाँ पर आपका रेड जो हो जाएगा, ये आपका टोटल कितना हो जाएगा, ये आपका 35 हो जाएगा। देखिए 35 हो गया। लेकिन यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है कि एक हरा गेंद चुनने की संभावना क्या हो सकती है। तो हरा गेंद जब हम लोग चुनेंगे तो ये जितना भी हरा है उसी में से कोई एक सा आपका गेंद आएगा, तो हरा की संभावना कितना हो सकता है। देखिए यहाँ पर हरा कितना है 20, तो यहाँ पर हम लोग कॉम्बिनेशन का प्रयोग करेंगे कि 20C1 हो जाएगा आपका। अब क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए 20C एक हम लोग इसलिए लिखे हैं क्योंकि 20 गेंद में से एक गेंद को हम लोग निकालेंगे और यहाँ पर कॉम्बिनेशन का प्रयोग करेंगे। और मैंने बता दिया है कि बॉल से रिलेटेड, पत्ता से रिलेटेड या कार्ड से रिलेटेड किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, इस सभी से रिलेटेड, तो वहाँ पर हम लोग कॉम्बिनेशन का प्रयोग करेंगे। कॉम्बिनेशन का प्रयोग ये आपका, उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए टोटल संभावना कितना है 35 में से ही एक ऐसा बॉल होगा जिसमें कि हम लोग हरा को चुन रहे हैं, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 35 से यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। तो देखिए ये 1 जो है यहाँ पर आपका है, ये 1 का कोई मतलब नहीं रहता। अगर 2 3 आता तो फिर हम लोग क्या करते हैं 20/1 गुना 2 गुना 3 करते हैं। इस प्रकार का प्रश्न भी आपको आगे मिल जाएगा, ठीक है। ये सेट में नहीं है लेकिन आगे आपको मिल जाएगा। जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो सभी प्रकार का आपको जो प्रश्न मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 20/, यहाँ पर आपका 35 हो जाएगा। इसको हम लोग 5 से कैंसिल आउट करते हैं, 5 से ये 4 बार में कटेगा और 5 से इसको काटेंगे तो ये आपका 7 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका बोलिए कितना आंसर आ जाएगा 4/7 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिया हुआ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है 4 नंबर में बताना है। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है उस त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करें जिसके यहाँ पर आपको शीर्ष दिया हुआ है 0 1 1 2, उसके बाद 3 1 यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों में क्या करता है, जैसे कि मान लेते हैं इसको 2 तरह से आपको पूछा जाएगा, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर में इस प्रकार के प्रश्न आपका पूछा हुआ भी था। अगर मान लेते हैं इस पर अगर यदि आपको पूछा जाता है त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल पूछ दिया जाता है तो फिर वहां पर आपको क्या करना है कि अगर फॉर्मूला चूंकि इसका याद नहीं रहता त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला, अगर आप लोग पढ़े हैं तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक गोला बना लेना है, ये आपका ट्रिक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि 1/2 करना, अगर क्षेत्रफल पूछा जाता है तो आपको यहाँ पर क्या करना है x1 करना है। चूंकि 1 से स्टार्ट करेंगे, x1 जब हम लोग लिख दिए हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि y2 माइनस यहाँ पर आपका y3 हो जाएगा। तो देखिए y3 तक हम लोग यहाँ पर प्रयोग कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर प्लस करना, x1 यहाँ पर यूज किया है तो यहाँ पर इस बार आपका कितना होगा x2। जब x2 का यूज कर दिया तो इस बार आपको क्या करना है 3 लेना है, यानी y3 माइनस आपको क्या करना है y1 लेना है। उसके बाद क्या करेंगे x2 का प्रयोग कर चुके हैं, उसके बाद यहाँ पर आपका x3 हो जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट आपको यहाँ पर क्लोज करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रयोग कितना तक किया, x2 तक हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं, सॉरी यहाँ पर कितना तक कर चुके हैं x2 तक कर चुके हैं। यहाँ तक मतलब हम लोग कर चुके हैं, पहले x1 तक किए थे। उसके बाद यहाँ पर आपका क्या होता है, यहाँ पर y2 माइनस y3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका गलत हो चुका है, तो y2 माइनस y3 होता है। अब देखिए x2 कर चुके हैं, जब x2 हम लोग कर चुके हैं तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा y3 माइनस y1 हो जाएगा। इस पर अगर पूछा जाता है, अभी अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर आपका क्षेत्रफल अभी पूछा जाता है तो हम लोग इस फॉर्मूला पर सेट करते हैं। और x1 किसको लेते हो, तो ये पहला वाला में x1, दूसरा वाला में x2 और जो तीसरा वाला में पहला आपका x3 हो जाता है। और दूसरा वाला में आपका जो है, सॉरी पहला वाला में दूसरा आपका x1 हो जाता है और ये सेकंड वाला में आपका y2 हो जाता है और ये आपका y3 हो जाता है। बस इस पर सेट करते हो तो ये आपका बन जाता है। लेकिन यहाँ पर जो चीजें आपसे पूछी जा रही है, क्या पूछा जा रहा है कि मान लेते हैं कि आपका एक ट्रायंगल है, इसको आप नामांकन करना चाहते हैं तो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर समझाने के लिए कर रहे हैं, जब इसमें आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आप जो है इजी में भी इसको आंसर जो है ला सकते हो बिना पेन उठाए। तो कैसे करना है तो देखिए मान लेते हैं आज इसमें क्या दिया हुआ, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है x1 प्लस x2 और प्लस यहाँ पर आपको x3 करना है। अब बटे यहाँ पर जैसे जितना भी ऐड कर रहे हैं उससे आपको यहाँ पर डिवाइड कर देना है। त्रिभुज में कितना एंगल होता है, तो इसमें आपका 3 होता है, इसलिए हम लोग 3 से यहाँ पर आपको डिवाइड कर, साइड कितना होता है साइड के अकॉर्डिंग करते हैं, तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए x1 कितना दिया हुआ है 0, तो यहाँ पर आपको क्या करना है सिंपली 0 रखेंगे। x2 का मान देखिए यहाँ पर कितना है 1 रखिएगा। उसके बाद देखिए x3 का मान कितना हुआ 3, तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद नीचे आपका
आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 4 बाई यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। तो ये जो निकला है आपका सिर्फ एक का मान निकला हुआ है और दूसरा का हमको निकालना है। तो दूसरा y वाला निकालेंगे तो उसमें क्या होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3y आपका कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, तो ये देखिए y का मान y1 का कितना हो जाएगा 0। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली प्लस करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए y1 का मान हो गया 0 हो गया। उसके बाद देखिए y2 का कितना दिया है 2। उसके बाद y3 का मान देखिए यहाँ पर आपको कितना दिया है 1, तो 1 लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बट्टे 3 करना है। यहाँ पर देखिए 3 बट्टे यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा, यहाँ पर आपका फाइनली 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका 4/3 हो जाएगा। उसके बाद y का कितना आया हुआ 1, यानी कि 4/3 और 1 यहाँ पर आपका फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर आपको दिया हुआ है। बी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है संख्याओं के निम्नलिखित सेट का माध्य क्या होगा, ये आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। देखिए मैंने बताया था आपको माध्य कैसे निकालना और माध्य से रिलेटेड आपका एक प्रश्न जो है कन्फर्म आपको पूछा जाएगा। तो यहाँ पर बात करें कि संख्याओं का निम्नलिखित सेट का माध्य क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा था। तो देखिए माध्य निकालने के लिए मैंने बताया था कि सभी को ऐड कर दीजिए और जितना डिजिट को आपने ऐड किया है उससे डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग ऐड करते हैं। तो देखिए 8 और 0 आपका कितना हो जाएगा 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, 13 और 3 कितना हो जाएगा 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा आपका 18, 18 में हम लोग अगर 9 को ऐड करते दिए आपका 27 हो जाएगा और एक आपका कितना हो जाएगा 28, 28 और 5 आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 33। ठीक है, 33 और 4 कितना हो जाएगा आपका 37, 37 और 3 कितना हो जाएगा 37 और 3 आपका हो जाएगा 40 और 4 34, सॉरी 40 और 4 कितना हो जाएगा 44 और 2 कितना हो जाएगा आपका 44 और 2 आपका 46 और 5 आपका कितना हो जाएगा 51, यानी कि 51 बटे आपका देखिए कितना डिजिट को आपने ऐड किया। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 डिजिट को हमने यहाँ पर ऐड किया। तो 12 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 12 से 4 बार में खिलाइए 48 कट जाएगा आपका। उसके बाद 3 बचेगा, 0 लगाएंगे तो ये आपका 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, 2 बचेगा, उसके बाद ये आपका 2 बार में कट जाएगा। फिर इसमें अगर हम लोग यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो ये आपका बोलिए कितना हो जाएगा, 12 से इसमें डिवाइड कीजिए, देखिए कितना होता है 12 से 48 खिला। उसके बाद 3 बचा, 0 करेंगे। उसके बाद 12 2 24, 12 3 36, 2 बार में आपका कट जाएगा। और उसके बाद ये आपका फिर 5 बार में कट जाएगा, यानी कि 4.25 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिया हुआ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है 6 नंबर में, एक पुस्तक की 12 प्रतियां 1800 रुपए में बेचने पर 3 प्रतियां के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो प्रति यहाँ पर आपको बताना है कि एक प्रति का लागत मूल्य क्या है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर ऐसा अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि जैसे कि मान लेते हैं हम लोग कि 12 प्रतियां का जो लागत मूल्य है, यहाँ पर पता नहीं है कि 12 प्रतियां का लागत मूल्य क्या है रियल में, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक प्रति की एक पुस्तक की 12 प्रतियां है, जिसमें कि बताया जा रहा है आपको इसमें कि 1800 रुपए में बेचने पर ये आपका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 12 प्रतियां की जो सीपी है आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका कितना एक्स है, ये हमने यहाँ पर मान लिया। ठीक है, ये आपका एक्स है। तो यही मान लेते हैं कि जैसे कि 12 प्रतियां का एक्स रुपया है तो एक प्रतियां का कितना हो जाएगा, तो ये आपका एक्स बटे 12 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आपका क्या कहा जा रहा है कि 3 प्रतियां के लागत मूल्य के बराबर लागत, तो 3 प्रतियां का कितना हो जाएगा, तो इसमें क्या करना है 3 प्रतियां का करेंगे तो कैसे हो जाएगा, तो एक्स बटे 12 गुना यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स बटे यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। तो एक्स बटे जो यहाँ पर आपका 4 निकला हुआ है, ये क्या निकला हुआ है 3 प्रतियां का ये आपका लागत मूल्य निकला हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है, जबकि ये आपका सीपी है, 3 प्रतियां का जो लागत मूल्य ये आपका सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, लेकिन प्रश्न में कहा जा रहा है कि 3 प्रतियां के लागत मूल्य के बराबर आपका लाभ है। तो इसको आप लाभ भी बोल सकते हो और इसको आप 3 प्रतियां के बराबर इसको आप जो है सीपी कॉस्ट प्राइस भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर आपका देखिए ये आपका लागत हो गया और इसी में कहा, तो देखिए लागत मेरा रियल में कितना है 12 का, तो यहाँ पर देखिए आपका कितना है, तो ये आपका एक्स है। और यही अगर हम लोग यहाँ पर देखिए इसको जोड़ देते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, टोटल आपका जो सेलिंग प्राइस है ये आपका निकल जाएगा। और रियल में सेलिंग प्राइस यहाँ पर आपको कितना दिया 1800, तो यहाँ पर आपका 1800 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए कितना ये कॉस्ट प्राइस कितना हमने माना है एक्स माना है, तो एक्स किसका मान है, ये 12 वस्तु का मान है। और 12 वस्तु का यहाँ पर आपको दिया हुआ कि कितना में बेचा जा रहा है, तो 1800 में बेचा जा रहा है। तो 12 वस्तु का हम लोग क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो 12 वस्तु का क्रय मूल्य निकालने का सिंपली ये तरीका है, इसको हमने एक्स माना है और प्रॉफिट ये आपका कितना एक्स बटे 4। क्योंकि 3 वस्तु का जो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 3 वस्तु का जो लागत मूल्य है वो आपका लाभ के बराबर है, तो लाभ के बराबर है तो ये आपका लाभ हो जाएगा। और जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि जिस भी वस्तु को अगर हम लोग बेचते हैं सेलिंग प्राइस और उसमें अगर हम लोग लाभ को जोड़ देते हैं तो वो हमारा जो है विक्रय मूल्य निकल जाता है। यानी कि क्रय मूल्य और प्लस लाभ जोड़ते हैं तो विक्रय मूल्य, जैसे कि मान लेते हैं 100 रुपये में किसी वस्तु को हमने परचेज किया और उसको 20% के लाभ पर बेच रहे हैं, तो यानी कितना में बेच रहे हैं 120 में बेच रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपका एक्स हो जाएगा और यही हम लोग लागत में क्या करेंगे जो लाभ प्रतिशत है इसको हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए।
सॉल्व करने के बाद इसका बताइए कितना इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 1800 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5x बराबर यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। 5 से इसको कैंसिल आउट कीजिए, 5 से इसको कीजिए, 5 3 का आपका कितना हो जाएगा 15, 3 बार में ये आपका कटेगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 5 3 की आपका 15 हो जाएगा, यानी कि ये आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका 5 3 15, 5 6 30, यहाँ पर 0 हो जाएगा। उसके बाद 4 से इसको गुना कीजिए, यहाँ पर आपका फाइनली जो आंसर आना होगा ये आपका आ जाएगा। इसको आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को देखिए 7 नंबर में पूछा जा रहा है। 7 नंबर में आपको देखिए बताना है कि कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 946 रुपए हो जाएगी। देखिए जैसे यहाँ पर आपको ये कह दिया गया है कि 496 रुपए हो जाएगी। हो जाएगी का मतलब क्या है, ये आपको यहाँ पर ब्याज नहीं पूछा जा रहा। हो जाएगी का मतलब है कि कितना आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा। इट मीन्स कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपका जो आपने जो इन्वेस्ट किया है राशि को, वो प्लस जो भी आपका इंटरेस्ट हुआ है, ब्याज हुआ है, उन सभी को अगर हम लोग ऐड कर देते तो वहाँ पर आपका मूलधन यानी मिश्र धन आपका टोटल वहाँ पर आपका निकल जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको पूछा जा रहा है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये मान लेते हैं कि कितनी राशि जैसे कह दिया कि यानी कितनी राशि को हम लोग इन्वेस्ट करें ताकि वहां पर 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण की ब्याज की दर से 496 रुपए आपका हो जाए। तो देखिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ये करेंगे कि टोटल हम लोग यहाँ पर सबसे पहले राशि मान लेते हैं। और जैसे ये आपका सवाल पूछा जाए ब्याज से रिलेटेड, चाहे परसेंटेज से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, तो वहाँ पर हमेशा आपको 100 मान करके चलना है। एक्स वाई मानोगे तो काफी आपका लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं 100 रुपया हमने इन्वेस्ट किया, तब वो जो है 6% प्रति वार्षिक ब्याज की दर से 4% के लिए ये आपका जो है 496 रुपये हो जाती है। तो ये देखिए टोटल जो अमाउंट आपको यहाँ पर दिया हुआ है 496 यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो 496 को सिंपली यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पर क्या करना है कि 400 यहाँ पर आपका 96 टोटल ये आपका हो चुका है। लेकिन देखिए टोटल देखिए हम लोग इन्वेस्ट कितना किए हैं, तो 100 इन्वेस्ट किए, लेकिन टोटल कितना हो गया है, तो इसमें आपका मूलधन प्लस आपका जो इसमें आपका ब्याज भी इंक्लूड है। तो ब्याज यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा, 24% आपका ब्याज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको देखिए 6 वर्ष के लिए लगाया जा रहा है 4% के दर से, तो 24 हो जाएगा प्लस 100 ये आपका हो गया। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये आपका 124 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए टोटल राशि के बारे में पूछा जा रहा है, तो 100 से हमको यहाँ पर सिंपली गुना कर देना। अब 124 से इसको बोलिए कितना बार में ये कट जाएगा, ये आपको लगता है कि 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो इसको गुना कीजिए, देखिए 4 बार में ये आपका कट जाएगा। तो फाइनली आपका कितना आंसर आ जाएगा, तो ये आपको 400 रुपये। अगर आप 400 रुपये को इन्वेस्ट करते हैं 6 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, तो आपका टोटल जो अमाउंट होगा ये आपको 496 रुपये आपका हो जाएगा। तो फाइनली आपका करेक्ट आंसर बोलिए कितना हो जाएगा, तो ये आपका 400 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिया हुआ, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर जीके जीएस से आपका प्रश्न आ चुका है। तो यहाँ पर बात करें कि निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जो संबंध था ये जयप्रकाश नारायण का था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए जो है आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए। तो याद क्या रखना है, तो यहाँ पर देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था, चूंकि बिहार से रिलेटेड एग्जाम है इसलिए बिहार से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर बात करें कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो हुआ था ये कब हुआ था, तो 1931 में गंगा शरण और राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा जी के द्वारा ये जो आपका किया गया था। किसका गठन, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। कब किया गया था, 1931 में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो ये आपका 1934 में आपका हुआ था। इसके जो प्रथम अध्यक्ष जो बनाए गए थे आचार्य नरेंद्र देव को बनाए गए थे। इतने पॉइंट यहाँ से आपको याद रखना और ये आपको पीडीएफ में इंक्लूड मिलेगा ताकि वहां से आप रिवीजन कर सको। और जितना भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा वो भी मैं इंक्लूड करते रहूंगा ताकि आपका जो ये आपका जीके जीएस पर कमांड बढ़ सके और आपका अच्छा तरीका से रिजल्ट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को देखिए पूछा जा रहा है 9 नंबर में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए खिलाफत आंदोलन की बात करें तो हिंदू मुस्लिम मतभेद में कमी हुई थी और ये जो खिलाफत आंदोलन चलाया गया था ये मुसलमानों के द्वारा चलाया गया था। ये भी पूछा जाता है कि किनके द्वारा चलाया गया था, तो मुसलमानों के द्वारा चलाया गया था। इस आंदोलन का परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि हिंदू और मुस्लिम में मतभेद की जो बढ़ता हुआ वो था ये क्या हुआ, इसमें आपका कमी पाया गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है 10 नंबर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र की बात करें कि संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका जो न्यूयॉर्क में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है कि पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए
जो आपका पूर्ण स्वराज संकल्प को जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो अधिवेशन में जो प्रस्तुत किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर ये बात कर ले कि ये कब किया गया था, तो ये आपका 1931 में किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। दूसरी चीजें याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस का जो इसका जो स्थापना किया गया था, ये आपको 1885 में किया गया था। ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, इसको भी यहाँ पर आपको याद रखना है कि 1885 में किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए आचार्य विनोबा भावे की बात करें तो ये जो पहली बार जो गिरफ्तार हुए थे, ये सभी ने अभिज्ञ आंदोलन में भाग लेने के लिए जो है ये आपका गिरफ्तार हुए थे। इसके अलावा पूछा जाता है आचार्य विनोबा भावे के बारे में कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये भूदान आंदोलन के लिए ये आपका प्रसिद्ध है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये आपको बी हो जाएगा कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे। तो ये आपका सभी ने अभिज्ञ आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे। और ये कब हुआ था, डेट के बारे में आपको यहाँ पर याद रखना है, 1930 में आपका हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए 13 नंबर में पूछा जा रहा है, किस सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग लगाया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए शालीमार जो बाग लगाया गया था श्रीनगर में स्थित, ये किसके द्वारा लगाया गया था, तो ये आपको याद होना चाहिए जहांगीर के द्वारा लगाया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है, मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की थी, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त किया था, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो ये जहांगीर के शासनकाल में किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है 15 नंबर में कि संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, बताइए। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र दिवस की बात करें तो ये आपका जो मनाया जाता है, ये आपका 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको बराबर पूछे जाते हैं, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको जो है 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, जो कि आपको प्रश्न पूछा जा रहा है। नेक्स्ट की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की संघ की स्थापना कब हुई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपका 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। नेक्स्ट की बात करें कि 30 जनवरी को शहीद दिवस आपका मनाया जाता है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपको प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है, तो ये आपका 21 जून को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका जो 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। याद रखिएगा ये आपका अंतर्राष्ट्रीय है। लेकिन यहाँ पर बात करें कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। ज्यादातर जो प्रश्न पूछा गया ये राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में ही पूछा गया है, और ये स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट की बात करें तो थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, ये भी यहाँ पर याद रखना कि ये आपको 15 जनवरी को मनाया जाता है। इतने पॉइंट है जो कि आपको बराबर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आपको देखिए पूछा जा रहा है कि सरहुल किन का पर्व है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि सरहुल जो है ये किन जनजातियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये मुंडा जनजाति के द्वारा किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। और सरहुल का देखिए शाब्दिक इसका अर्थ की बात करें तो इसका मतलब होता है साल की पर्व। क्या होता है, इसका मतलब होता है साल की पर्व। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, इसका मतलब यही होता है। हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, ये आपको नॉलेज के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो मुंडा ये जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और सरहुल के बारे में यहाँ पर आपको याद रखना है कि सरहुल जो पर्व जो मनाया जाता है ये धरती माता को समर्पित है। इतने पॉइंट याद रखिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए 17 नंबर में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली को समाप्त की। देखिए द्वैध प्रणाली ये क्या थी, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये समझते हैं। तो देखिए द्वैध प्रणाली में अंग्रेजों का शासन चलता था और इसमें ज्यादातर लूटपाट होते रहता था। तो ये जो द्वैध प्रणाली को जो समाप्त किया गया ये किसके द्वारा किया गया, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है 18 नंबर में, लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए लाल मिर्च के उत्पादन की बात करें तो ये आपका आंध्र प्रदेश अग्रणी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। वही हम लोग बात करें कि मसालों का शहर किसे कहा जाता है, तो ये आपके केरल को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फाइनली करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना है कि मध्य प्रदेश जो है किसके लिए अग्रणी है, तो ये तिलहन उत्पादन के लिए अग्रणी है। वही हम लोग कर्नाटक की बात करें तो कॉफी उत्पादन के लिए कर्नाटक ये काफी फेमस है, भारत में 1 नंबर पर आपका आता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है
मध्य प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सोयाबीन के उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश आपका प्रसिद्ध है। और मध्य प्रदेश से रिलेटेड याद रखना कि भारत में जो सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं ये मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो ये गेहूं और आलू जो है, आलू और ये जो है गेहूं आलू, और यहाँ पर देखिए आपका टाइपिंग मिस्टेक है, गेहूं आलू के लिए आपका जो उत्पादन है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, सॉरी यहाँ पर आपका जो है इतना सही हो जाएगा कि गेहूं उत्पाद, सॉरी उत्तर प्रदेश किसके के लिए? तो गेहूं आलू और ये जो आपका गन्ना उत्पादन के लिए आपका संबंधित है। तो यहाँ पर आपका ये टाइपिंग मिस्टेक आपको यहाँ पर याद रखना कि ये गन्ना उत्पादन के लिए संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा रहा है 19 नंबर में कि भारत में पहला स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज कब और कहां स्थापित किया गया है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए पहला बार कहाँ किया गया था? तो यहाँ पर बात करें तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कि 1913 में शिमला में सर्वप्रथम भारत में पहला स्वचालित, याद रखना है कि स्वचालित जो कि सेल्फ स्टार्ट होता है, स्वचालित यहाँ पर टेलीफोन एक्सचेंज कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो 1913 में ये शिमला में सर्वप्रथम स्थापित हुआ था। अगर वही हम लोग बात करें कि पूरे विश्व में सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका 1878 में आपका अमेरिका में सबसे पहले हुआ था। नेक्स्ट की बात करें कि टेलीफोन का आविष्कार ये सर्वप्रथम किसने किया? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। और भारत में प्रथम टेलीफोन एक्सचेंज जो हुआ था ये आपका 1881 में हुआ था। लेकिन बात करें कि सबसे पहले जो हुआ था स्वचालित टेलीफोन का तो 1913 में हुआ था। लेकिन सर्वप्रथम बात करें अगर इसे डायरेक्ट पूछा जाता है तो ये आपका 1881 में किया गया था। इतने पॉइंट को यहाँ से आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ आपको देखिए पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो याद रखिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है ये गोवा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर याद रखिए गोवा का जो प्रति व्यक्ति आय है ये भारत में सबसे अधिक है, क्योंकि गोवा छोटा राज्य है और वहाँ पर काफी सारा पर्यटन होने के कारण से वहाँ पर इकोनॉमी जो है वहाँ का अच्छा है और प्रति व्यक्ति आय जो है वहाँ पर आपका ज्यादा है। दूसरी चीज है कि बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय है ये सबसे कम है, पूरे भारत में सबसे कम है। और जनसंख्या आबादी की बात करें तो सबसे घना तो ये आपका बिहार का ही है। और सबसे बड़ा अगर स्टेट की बात करें तो ये राजस्थान है, सबसे छोटा आपका जो है गोवा है। इतने पॉइंट को याद रखिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। गोवा के बारे में जो आपको पूछा जाता है कि गोवा जो है कब तक ये पुर्तगालियों के अधीन बना रहा था, तो ये 1961 तक गोवा पुर्तगालियों के अधीन बना रहा था। 1961 में गोवा को जो है ये भारत में मिला लिया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इतने पॉइंट को यहाँ से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है 21 नंबर में बताना है। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको जो पूछा जा रहा है कि भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो याद रखिए कि भारत में जो शंकुधारी वन आपका पाया जाता है ये आपका हिमालय में पाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और सबसे ज्यादा वन कहाँ पर पाया जाता है तो ये आपका एमपी में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो बताइए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये आपका अनामुदी चोटी है जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है कि गरीबी रेखा के नीचे निर्वाह करने वाली जनसंख्या प्रतिशत अधिकतम कहाँ का, ये आपको यहाँ पर पूछा नहीं। गरीबी रेखा के यानी गरीबी का एक सीमांकन बनाया गया है, उसके नीचे जो निर्वाह करने वाले व्यक्ति हैं ये सबसे ज्यादा किस स्टेट में आपका पाया जाता है? तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा ये आपका ओडिशा में होगा, क्योंकि ओडिशा में सबसे ज्यादा पूरे भारत में गरीबी रेखा के नीचे निर्वाह करने वाली व्यक्ति रहती है। इसके अलावा अगर ओडिशा नहीं रहता है तो दूसरे नंबर पर आपको छत्तीसगढ़ मारना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है भील जनजाति पाई जाती है। तो बताइए भील जनजाति आपका किस राज्य में पाई जाती है? तो भील जनजाति सबसे ज्यादा आपका जो पाई जाती है ये आपका जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है। वही हम लोग संथाल जनजाति की बात करें, चूंकि बिहार का पड़ोसी है तो याद रखना कि संथाल जनजाति जो पाई जाती है सबसे ज्यादा आपका जो है झारखंड में पाई जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को देखिए पूछा जा रहा है वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? अकॉर्डिंग 2011 के 11 के अकॉर्डिंग हमारा आपको बताना है कि जो सबसे जो यानी पूरे जो विश्व का जनसंख्या इसका कितना प्रतिशत आपका भारत में निवास करती है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा कि 17.5 यहाँ पर निवास करती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग 2011 की जनगणना के अनुसार आपको जो प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, और जो है आपको देख लेना है या तो फिर मैं यहाँ पर जो है करा दूंगा आपको जो भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसी ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया था? तो बताइए कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया था यानी संभाला था? इसके बारे में आपको बताना। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा KS हेगड़े हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसके द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट को देखिए पूछा जा रहा है
यहाँ पर आपको बताना है 27 नंबर में कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधित विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है। तो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है, ये आपको ऊपर पूछा है। देखिए दल बदल जैसे कह दिया तो ये आपका 10वीं अनुसूची से संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण तीसरी बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी में किया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो बताइए कि लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण तीसरी बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी को किया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो ये किया गया था आपका 1973 में किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। तो बताइए कि सिक्किम को जो राज्य का जो दर्जा दिया गया था ये आपका कब दिया गया था। तो ये सिक्किम को दिया गया था ये आपका जो है 1975 में दिया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये जब 36वां संविधान संशोधन हुआ था, 36वां संविधान संशोधन के द्वारा ये जो है सिक्किम को 22वां भारत का जो ये राज्य बना था, ये आपका 22वां राज्य बना था। वही हम लोग तेलंगाना की बात करें, चूंकि भारत का तेलंगाना जो ये लास्ट राज्य बना था, जो कि 29वां राज्य बना था। कितना बना था, ये आपका 29वां राज्य बना था, चूंकि ये लास्ट में जो है तेलंगाना ही राज्य बना था, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग हुए थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखिए पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए, इंपोर्टेंट प्रश्न है जो कि आपका पूछा हुआ है। तो यहाँ पर बात करें और बराबर इस प्रकार के प्रश्न आपका पूछा भी जाता है, क्योंकि राज्यसभा के लिए जो सदस्यों को नामित करने का अधिकार होता है ये राष्ट्रपति के पास होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और राज्यसभा में जो राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं, इसमें टोटल आपका कुल जो सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, टोटल 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। वही हम लोग बात करें कि लोकसभा में कितना को किया जाता है, तो लोकसभा में टोटल जो है यह आपका 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा आपका अस्थायी सदस्य होता है, लेकिन लोकसभा जो होता है आपका वो अस्थायी सदस्य होता है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखिए 31 नंबर में पूछा जा रहा है कि संविधान के अनुसार प्रांत की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है, ये आपको अगर पूछा जा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि संविधान के अनुसार प्रांत की समस्त कार्यपालिका शक्तियां ये आपका किसमें निहित होती है, तो ये आपका राज्यपाल में निहित होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखना है कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग पूछा जा रहा है बिहार के बारे में पूछा जा रहा है कि बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो देखिए बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या की बात करें तो ये आपका जो है 75 है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखिए 33 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किससे आयरन यौगिक से उत्पन्न दाग को निकाला जा सकता है। तो मान लेते हैं कि किसी भी कपड़ा में क्या होता है कि दाग लग जाता है, वो आयरन से रिलेटेड हो चाहे किसी भी प्रकार का रिलेटेड हो, तो उसको जो हटाने का कार्य किया जाता है ये आपका ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पर पाया जाता है, तो ये नींबू में पाया जाता है। और नींबू के बारे में याद रखना कि इसका जो वैल्यू होती है पीएच वैल्यू ये आपका जो है 2.4 के करीब होता है, यानी 2.4 ही होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा ठीक नहीं है, रबड़ के वल्कनाइजेशन का परिणाम होता है। तो बताइए कि रबड़ के वल्कनाइजेशन जब किया जाता है तो इसमें जो है कौन सा परिणाम आपका नहीं हो सकता, ये आपको अगर पूछा जा रहा है। इसमें दिया हुआ ऑप्शन ए में दिया हुआ मृदु और नमी। देखिए तो इसमें अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो आप ये पकड़िए कि कौन कौन सा परिणाम इसमें हो सकता है, तो जो जो होगा उसको साइड रखेंगे, जो नहीं होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इतना प्रैक्टिस कीजिए कि आपको देखते ही पता चल जाएगी कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर बात करें तो उच्चतम ताप को सहन कर पाना, तो देखिए रबड़ का जब वल्कनाइजेशन किया जाता है तो इसमें सबसे पहली बात कि इसमें आपका सल्फर मिलाया जाता है। ये आपका पूछा हुआ प्रश्न है कि रबड़ के वल्कनाइजेशन में किस चीज का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आपका सल्फर का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, ताकि रबड़ का जब वल्कनाइजेशन हो तो रबड़ को कठोर बनाया जा सके, जिससे दस्ताना वगैरह जो है, जो दस्ताना वुड वगैरह जो इससे निर्माण किया जा सके। तो यहाँ पर आपका जो ये तो उच्चतम ताप तो आपको सहन कर ही पाएगा, क्योंकि जब तक नहीं करेगा तो फिर आपका हार्ड नहीं होगा, और हार्ड होगा तो उच्चतम ताप ये सहन करेगा। रासायनिक प्रतिरोध ये आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रासायनिक प्रतिरोध एकदम होगा, क्योंकि जब हम लोग किसी भी चीज को एक चीज से दूसरे चीज में अगर जैसे कि मान लेते उसमें सल्फर मिला दिए तो ये कठोर आपका हो गया, तो सल्फर को फिर तो हम निकाल नहीं सकते उससे, तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो गया। प्रबल और कठोर, तो कठोर तो एकदम बनेगा, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर सल्फर को इंक्लूड करते दिए आपका कन्फर्म है कि आपका जो कठोर बनेगा, तो ये भी आपका यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन बताना है कि इसमें आपका क्या नहीं हो सकता, तो मृदु और नम आपका जो है ये आपका नहीं हो सकता है। तो फाइनली आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 35 नंबर में कि एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। बताइए किसका प्रयोग किया जाता है। सिंपली याद रखिए कि एथेनॉल को अगर विकृत करना रहेगा तो इसमें हम लोग प्रयोग करेंगे मिथाइल एल्कोहल का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए करेक्ट हो जाएगा। इसको आप रिएक्शन कराना चाहते हो तो बिल्कुल करा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ये आपका मैथ से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि 16 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े हॉल के फर्श पर बिछाने के लिए 20 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर आकार की कितनी टाइल्स की यानी ईंटों की आवश्यकता होगी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहली बात कि पूरा एरिया हम लोग को निकाल लेना है कितना है, उसके अलावा हम लोग क्या करेंगे टाइल्स से भाग दे देंगे तो वहाँ पर निकल जाएगा कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, क्योंकि ईंटों से ही भाग देना है, टाइल्स का यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर पता चल जाएगा। तो देखिए 16 मीटर यहाँ पर आपको दिया हुआ है, तो 16 जो मीटर यहाँ पर आपको दिया हुआ है आपका 16 मीटर हो गया। तो 16 मीटर को हम लोग को सेंटीमीटर में लेकर के जाना, क्योंकि यहाँ पर नीचे आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब मन में सवाल ये उठता होगा कि सेंटीमीटर को ही मीटर में क्यों ना बदल दे। तो देखिए सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदल दीजिएगा ना तो यहाँ पर आंसर आपका जो बड़ा डिजिट में यहाँ पर आपको दिया हुआ है, तो फिर इतना डिजिट में आपका आएगा नहीं, क्योंकि मीटर में बदलेंगे तो यहाँ पर आप डिवाइड करोगे तो छोटा हो जाएगा, और छोटा से अगर इसमें भाग देंगे तो आपको लगता है कितना आंसर आ पाएगा, नहीं आएगा। इसलिए हम लोगों को क्या करना है कि मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो 16 मीटर को सबसे पहले सेंटीमीटर में चेंज करके दिया आपका 100 से गुना हो जाएगा। उसके बाद किसको चेंज करना है तो 10 मीटर को, तो 10 को अगर 100 से गुना करते दिया आपका 1000 हो जाएगा, लेकिन चलिए लिख देते हैं। इसके अलावा क्या करना है तो 20 और गुना यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कैंसिल आउट करना है, तो 10 से 10 ये आपका खत्म हो गया, और 20 से इसको हम लोग काटते हैं, तो 20 से इसको काटिए, देखिए 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, और 2 से इसको काटिए आपका 8 बार में कट जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 0 यहाँ पर आपका 1 0 यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 3 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 8000 इसमें जो है ईंटों की आपका आवश्यकता होगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है 37 नंबर में कि भारत में प्रथम भूमिगत नाभिकीय परीक्षण कब किया गया, ये आपका नंबर पूछा जा रहा है। तो याद रखिए कि भारत में आपको क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करने का प्रयास करना है, और उम्मीद करते हैं कि आप जरूर अटेम्प्ट किए होंगे, ताकि आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, और अब से आपको जो प्रिपरेशन अच्छे तरीका से करना है अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो अभी से आपको प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि मार्च में आपका 23 मार्च से एग्जाम चालू है। और ऐसा मत सोचिए कि 23 मार्च को अगर है तो हम लोग क्या करेंगे मार्च से ही पढ़ना करेंगे, ऐसे में रिजल्ट नहीं होता। अभी से ही आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि स्टेमिना बढ़ेगा, हर एक प्रकार से प्रश्न से आपको रूबरू होना पड़ेगा, तभी जाकर के रिजल्ट होता है। तो यहाँ पर बताया कि भारत में प्रथम भूमिगत नाभिकीय परीक्षण कब किया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये कब किया गया था, तो ये आपको 1974 में किया गया था, भारत में प्रथम भूमिगत नाभिकीय परीक्षण। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और ये कहाँ पर किया गया था, तो ये आपका राजस्थान में किया गया था, याद रखिएगा। ये आपका जो है राजस्थान के एक पोखरन नामक स्थान है जहां पर इसका प्रयोग किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा 38 नंबर में कि निम्नलिखित में से प्रोटीन का संपूर्ण स्रोत कौन सा है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए प्रोटीन की बात करें तो ये आपका जो है दाल जो है, ये आपका सर जो है काफ़ी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है प्रोटीन के लिए, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करें तो सोयाबीन भी, लेकिन सबसे ज़्यादा बात करें तो ये आपका सोयाबीन भी होता है, लेकिन यहाँ पर सेकंड नंबर पर आपका दाल आता है। दाल या तो सोयाबीन, आपको दोनों में से कोई एक ही दिया रहेगा, या तो दोनों रहेगा तो फिर आपको दोनों वहाँ पर ऑप्शन में रहेगा तो दोनों मारना है, ना तो फिर आपको जो है सोयाबीन ही मारना है। और सोयाबीन का सबसे उत्पादन ज़्यादा कहाँ पर किया जाता है, तो अभी तुरंत मैंने बताया है कि ये मध्य प्रदेश में आपका किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा 39 नंबर में क्रिकेट के खेल में दोनों विकेटों के पिच की लंबाई कितनी होती है, आपको पर पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा कि इसमें आपका 22 गज होता है। कितना होता है 22 गज। जैसे हम लोग क्रिकेट भी खेलते हैं तो उसमें देखते हैं 22 डेग हम लोग चलते हैं, और वहाँ पर एक किला गढ़ते हैं, यानी कि एक जो है स्ट्राइक और एक स्ट्राइक, तो दोनों के बीच कितना हम लोग चल करके गढ़ते हैं 22 डेग। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है 40 नंबर में शरीर का कौन सा अंग यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों तथा अधिक जल को शरीर से बाहर करता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए यूरिया जैसे और अपशिष्ट पदार्थों का जो बाहर करता है, जैसे हम लोग मूत्र निकालते हैं तो उसमें क्या होता है कि यूरिया का जो है इसमें ये आपका निर्गम होता है, निकलता है। तो यूरिया जो निकलता है उसका फिल्ट्रेट कौन करता है, तो ये गुर्दा के द्वारा किया जाता है। गुर्दा आपके शरीर में एक जोड़ी आपका पाया जाता है। कितना, एक जोड़ी पाया जाता है। गुर्दा की वजन की बात करें तो 150 ग्राम आपको गुर्दा का वजन होता है, जो कि क्या करता है मूत्र को ये क्या करता है कि फिल्ट्रेट करने का कार्य करता है। इसमें बहुत सारा लाखों करोड़ों इसमें जो है वो जालीनुमा आकृति होती है जो कि फिल्ट्रेट करता है, जिसके बाद वो क्या होता है कि मूत्र विसर्जन होता है। तो फाइनली आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि मूत्र जो होता है ये क्यों गंधित होता है, क्योंकि उसमें अमोनिया पाया जाता है, जिसके कारण से ये क्या होता है गंधित होता है। यूरिया या अमोनिया में आपका परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण ये गंधयुक्त हो जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये आपका लास्ट प्रश्न था आज का। उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, कितना आपका प्रश्न जो है किस प्रकार से पूछा जाता है, और इसके पहले भी मैंने आपको बहुत सारा कंटेंट दे दिया है, तो वहाँ जाकर के आप लोग रीड कर सकते हो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, कुछ भी वीडियो अपलोड होगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच देगा। और एग्जाम आपका डेट आ चुका है तो बिल्कुल आप लोगों को
देर नहीं करना है और टेंशन नहीं लेना है, प्रिपरेशन करते रहना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि मैं कभी बोलता नहीं हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, लेकिन फिर भी आज बोल रहा हूँ कि लाइक कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हो, जितना व्यूज आता है उसके हिसाब से आप लोग लाइक नहीं करते हो। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।